अब आ जाते हैं हम डिजीज़ काज़ बाय म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल जीन। हम सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना अलग डीएनए है। उस डीएनए में क्या है, डिफरेंट जीन्स ऐसे हैं, न्यूक्लियर जीन से कम है लेकिन फिर भी है। ये जीन्स क्या करते हैं, ये डिफरेंट एंजाइम्स बनाते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन जो हमारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होती है, सही है। अब अगर हम देखें कि यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होते हैं, सही है, ये हमेशा मदर से चाइल्ड में पास होते हैं, जबकि न्यूक्लियर डीएनए जो होता है ये फादर से चाइल्ड में पास होते हैं, सही है। पैटर्नल इनहेरिटेंस एंड मैटरनल इनहेरिटेंस। अब इसका रीज़न क्या है, इस यूनिकनेस का रीज़न इसलिए कि हमारा जो हुआ होता है, एग होता है, वो जो मदर से आते हैं उसमें नॉर्मल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। लेकिन अगर हम स्पर्म देखें या स्पर्मेटोजोआ देखें, उसमें बहुत ज़्यादा कम या बिल्कुल नहीं होती माइटोकॉन्ड्रिया, सी है। इसलिए जो ज़ाइगोट होता है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओवम से आता है, सही है। इसीलिए हमारे जो बोथ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन होती है वो अपना माइटोकॉन्ड्रियल जीन जो होते हैं मदर से रिसीव करते हैं। अब यहाँ पर इस दूसरी पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जब म्यूटेशन होता है वो बहुत रेयरली डिजीज काज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो क्या एनकोड करते हैं, वो एंजाइम एनकोड करते हैं जो हमारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होती है। अब हमारी बॉडी की ऐसे ऑर्गन्स जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं वो इफेक्ट होती है। उसमें हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, स्केलेटल मसल है, कार्डिक मसल है, लिवर है और किडनी है। अब एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन जो डिजीज या डिसऑर्डर का होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लेबर हेरिडिटी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, सही है। अब ये जो लिवर हेरिडिटी ऑप्टिक न्यूरोपैथी होता है इसमें क्या होता है, ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है। इसमें हमारी आइज़ की जो बहुत सेंट्रल विजन होते हैं यानी कि ऑप्टिक ट्रैक्ट वगैरह होते हैं उसकी जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाती है और इसी वजह से क्या हो जाता है, उस बंदे को कंप्लीट या लॉन्ग टर्म ब्लाइंडनेस जो होते हैं काज हो जाता है। अब अगला टॉपिक आता है कि डिजीज काज बाय अल्टरनेशन ऑफ द इम्प्रिंटेड रीजन, सही है। इसमें दो डिसऑर्डर्स है, एक को कहते हैं प्रेडल विली सिंड्रोम, दूसरे को एंजलमैन सिंड्रोम कहते हैं। अब इम्प्रिंटेड रीजन किस चीज़ को कहते हैं या इम्प्रिंटिंग फिनोमेना किसको कहते हैं या जीनोमिक इम्प्रिंट किसको कहते हैं, ये एपिजेनेटिक फिनोमेना है, सही है, जिसकी वजह से हमारा जीन्स तो या एक्सप्रेस हो जाते हैं या वो साइलेंट हो जाते हैं। ये किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, ये इनहेरिटेंस पर डिपेंड करते हैं फ्रॉम मदर और फादर, सही है। और दूसरी बात, ये हमारे डीएनए की मिथाइलेशन पर डिपेंड करते हैं। जब हमारे डीएनए की बहुत ज़्यादा मिथाइलेशन हो जाती है, एक्सेस में मिथाइलेशन हो जाती है तो वो सप्रेस हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। जब कम मिथाइलेशन होती है वो ओवर सप्रेस होते हैं, जब नॉर्मल होती है तो वो नॉर्मली एक्सप्रेस होता है। इसी तरह हमारे हिस्टोन प्रोटीन में भी मॉडिफिकेशन आती है, वहाँ पर एसिटाइलेशन होता है। तो जब ज़्यादा एसिटाइलेशन होता है तो डीएनए की एक्सप्रेशन कम होती है और अगर कम एसिटाइलेशन होता है तो डीएनए की एक्सप्रेशन ज़्यादा होती है। नॉर्मल होता है तो नॉर्मल एक्सप्रेशन होती है, सही है। तो सिंपली जीनोमिक इम्प्रिंटिंग या इम्प्रिंटिंग रीजन या इम्प्रिंटिंग फिनोमेना जो होते हैं वो इसे कहते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। यहाँ पर इस पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि हमारी जितनी सेल्स होती है उसमें 2 कॉपीज ऑफ जीन्स होती है, एक्सेप्ट मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है, क्योंकि एक एक्स होता है मेल में, एक वाई होते हैं। बाकी जो होते हैं उनमें सब में 2 आइडेंटिकल कॉपीज होती है। इन कॉपीज में एक कॉपी आती है हमारे मदर से, दूसरी कॉपी आती है हमारे फादर की क्रोमोसोम से। तो बहुत पहले से हम ये बात इस बात पर बिलीव कर रहे हैं कि जो मैटरनल एंड पैटर्नल यानी कि मदर और फादर दोनों से जो होमोलोगस जीन्स आती है वो सेम होती है। ये बहुत सारी जीन्स के लिए तो ट्रू है, लेकिन इसमें जो होते हैं कुछ जीन्स के लिए ये डिफरेंट है, यानी कि उन कापीज़ में डिफरेंसेस होती है जो या मदर से आते हैं या इसका मतलब ये है कि लेट से ये एक एक्स जो होते हैं मदर से आ गया, एक एक्स जो होते हैं वो फादर से आ गया। तो पहले तो ये था कि ये सारे लोग ये सोच रहे थे कि ये दोनों सेम होंगी, लेकिन बाद में कुछ जीन्स में ये डिफरेंट है, सही है। अब फादर की गेमेटोजेनेसिस के दौरान या मदर की गेमेटोजेनेसिस के दौरान जो एपिजेनेटिक फिनोमेना है, सही है, या हम इम्प्रिंटिंग रीजन कहते हैं या जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कहते हैं, ये क्या कर देते हैं, इन जीन्स को इनएक्टिवेटेड कर देते हैं, यानी कि इसको टर्न ऑफ कर देते डिफरेंट तरीक़ों से। और वो तरीका क्या था, मिथाइलेशन था इस प्रोमोटर रीजन की, सी है, या हिस्टोन प्रोटीन्स में वो मॉडिफिकेशन लाती थी जिस तरह उसकी एसिटाइलेशन है। और ये सारे प्रोसेसेस क्या कर देते हैं, उस जीन को साइलेंट कर देते थे, यानी कि टर्न ऑफ कर देते थे, सही है। और ये जो प्रोसेस होता था ये या तो हमारे स्पर्म में होता था फादर की या मदर की एग में होता था, और फिर ये उनसे पास होकर जायगोट में आ जाता था और जायगोट से फिर जितनी भी सेल्स बनती थी, सोमेटिक सेल्स बनती थी, उसमें उसी तरह ये रहता था। तो जब इसी तरह कुछ जीन्स जो होते हैं वो साइलेंट हो जाते हैं और हमें फादर या मदर से इनहेरिट हो जाते हैं, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, एक डिसऑर्डर डेवलप होता है। अब ये साइलेंसिंग जीन जो होते हैं या ये जो टर्न ऑफ जीन्स जो होते हैं वो डिसऑर्डर्स का करते हैं, जिस तरह हमने अभी पढ़ लिया वो क्या है, प्रेडल विली सिंड्रोम है, और दूसरा जो होता है एंजलमैन सिंड्रोम है।
अब पहले अगर हम प्रेडलवेरी सिंड्रोम की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताएं तो इसमें क्या-क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें मेंटल रिटार्डेशन होता है, इनका हाइट छोटा होता है, इनकी मसल में टोन कम होता है, इनको ओबेसिटी होता है और इनके जो हैंड्स होते हैं और फीट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। इसके अलावा इनमें हाइपोगोनेडिज्म होता है, यानी कि इनकी जो गेमीट्स की साइज़ है वो कम होता है और इसी वजह से वहाँ पर हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी कम होती है। अब इनकी काज़ इन्होंने बताया कि इस तरह साइलेंसिंग और इसका काज़ क्या था, तो इनका काज़ इन्होंने ये बता दिया। सही है, ये अब यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि डिलीशन ब्रैकेट 15 सही है, फिर Q11 रेशो Q13। इसका मतलब क्या है, क्यू मीन्स लॉन्ग आर्म। हमने क्रोमोसोम नंबर 15 ले लिया, एक इसका शॉर्ट आर्म था, एक लॉन्ग आर्म था। फिर इनमें हमने बैंड 11 पर एक इंसिजन डाल दिया, यानी कि ब्रेकिंग पॉइंट डाल दिया, और फिर बैंड 13 पर डाल दिया, 11 और 13। तो इसके दरमियान में 12 नंबर बैंड रह गया। तो जब ये कट हो जाए तो जो 12 बैंड नंबर रीजन होता है वो इससे बाहर की तरफ रिमूव हो जाएगा। तो सिंपली बात ये है कि इसका मतलब ये कि क्रोमोसोम नंबर 15 में जो बैंड नंबर 12 था वो डिलीट हो गया, रिमूव हो गया। और ये कितने परसेंट लोगों में था, ये 60 to 75% ऑफ द केसेस में ये था। और इसके डायग्नोसिस या एनालिसिस हम किस मेथड से करते हैं, फ्लोरेसेंट इन साइटो हाइब्रिडाइजेशन, जिसको फिश एनालिसिस भी कहती है। और कुछ लोगों में ये बहुत ज़्यादा स्मॉलर डिलीशन था, जो कि वो लोग इस वजह से कुछ नॉर्मल ही दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ में ये लार्जर डिलीशन होता है। सही है। अब एक और बात यहाँ पर की गई है कि ये जो डिलीशन है ये 15 नंबर क्रोमोसोम इफेक्ट करते हैं, और 15 नंबर क्रोमोसोम जो होते हैं फादर से चिल्ड्रन में आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो ट्रांसमिटेंस होती है वो फ्रॉम फादर टू चिल्ड्रन होता है। सॉरी, यहाँ पर थोड़े मैं कन्फ्यूज़ हो गया। जो 15 नंबर क्रोमोसोम होता है इसका होमोलोगस एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा। तो जब फादर से जो 15 नंबर क्रोमोसोम आया होता है, जब उसमें डिलीशन आ जाता है तब प्रेडलविली सिंड्रोम काज होगा। अगर यही 15 नंबर क्रोमोसोम जो होते हैं जो मदर से ट्रांसमिट होता है, अगर इस पर डिलीशन आ जाता है तो फिर ये एंजलमैन सिंड्रोम होता है। और जो एंजलमैन सिंड्रोम होते हैं उसका पता हमें कैसे चलता है, क्योंकि इनके पेशेंट की शेकी हैंड्स होते हैं जिसको एटेक्सिया गेट कहते हैं। इनके बॉडी में सीजर्स होते हैं, डिफरेंट वाइब्रेशन होते हैं। इनके अलावा ये जो होते हैं लाफिंग करते हैं, है और रॉन्ग टाइम्स पर, यानी कि बिला वजह की हंसते हैं। और इसी हंसने की वजह से इसको हैप्पी पेपेट सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो पेशेंट्स होती है वो एक तो हंसते हैं और दूसरी तरफ वो क्या कर देते हैं, उनकी मूवमेंट जो होता है वो अनकोऑर्डिनेटेड होती है। मूवमेंट में इतना खास फर्क नहीं होता। फिर आगे क्या कहते हैं कि ये पेरेंट के ओरिजिन पर डिपेंड करते हैं। जब फादर से आता है तो फिर प्रेडलविली सिंड्रोम, मदर से आता है तो एंजलमैन सिंड्रोम। लेकिन आगे क्या कहते हैं कि जब सारी की सारी जीन्स जो होती है वो हमारे फादर से और मदर से इक्वली आए हो और इक्वली एक्सप्रेस हो जाए, फिर इन दोनों की जो क्या होंगे साइन सिम्टम्स वो सेम होंगे रिगार्डलेस ऑफ द पेरेंट ओरिजिन। फिर यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल पर के लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं इस डायग्राम से। सही है। अब यहाँ पर कुछ रीजन पर इम्प्रिंटेड लफ्ज़ आता है, कुछ पर एक्टिव आता है। तो जिन जगह पर इम्प्रिंटेड रीजन में इम्प्रिंटेड नाम आ जाता है या इम्प्रिंटेड लिखा हुआ होता है, तो उस रीजन का मतलब ये है कि यहाँ की जीन्स जो है ये टर्न ऑफ है या साइलेंस है। किस वजह से, इम्प्रिंटिंग की वजह से। यहाँ हम कह सकते हैं कि डीएनए में थाइलेशन की, हिस्टोन प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन की वजह से होते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये क्या है, 50 नंबर के क्रोमोसोम्स की एक्सप्लेनेशन है। ये मैटरनल क्रोमोसोम है, ये पैटर्नल क्रोमोसोम है। सही है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर लिखा गया है कि इम्प्रिंटेड प्रेडलविली सिंड्रोम मैटरनल क्रोमोसोम पर लिखा है, एन एक्टिव एंजलमैन सिंड्रोम। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि मदर के अंदर जो एंजलमैन सिंड्रोम की जीन्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, यानी कि इनमें एंजलमैन सिंड्रोम हो सकते हैं, जबकि प्रेडलविली सिंड्रोम जो होते हैं वो साइलेंट होता है। सही है। दूसरी तरफ अगर हम पैटर्नल क्रोमोसोम को देखें फादर के, वहाँ पर प्रेडलविली सिंड्रोम की जीन्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, जबकि एंजलमैन सिंड्रोम की जीन्स जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं। अब यहाँ पर डिलीशन हो गया। सही है। जब साइट ऑफ डिलीशन हो गया तो जब पैटर्नल क्रोमोसोम में हम देखें तो यहाँ पर जब डिलीशन हो जाता है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है प्रेडलविली सिंड्रोम एक्टिव हो जाएगा, जबकि एंजलमैन सिंड्रोम उसी तरह साइलेंट रहेगा। ये पैटर्नल क्रोमोसोम के बारे में बताता है। मैटरनल क्रोमोसोम के बारे में यहाँ पर बताते हैं। ऐसी है कि यहाँ पर जब डिलीशन हो गया तो जो इम्प्रिंटेड प्रेडलविली सिंड्रोम था वो इम्प्रिंटेड यानी कि साइलेंट है, जबकि एंजलमैन सिंड्रोम जो था वो एक्टिव था। तो सिंपली मतलब ये है कि इस चिल्ड्रन में ये जो था इसमें मदर की क्रोमोसोम्स से इनहेरिटेड क्रोमोसोम पर डिलीशन हो गया तो एंजलमैन सिंड्रोम का हो गया। यहाँ पर इस चिल्ड्रन में हम अगर देखें तो इसमें जो था डिलीशन हो गया किस पर, पैटर्नल क्रोमोसोम पर। एज अ रिजल्ट जो था प्रेडलविली सिंड्रोम एक्टिव हो गया, उसकी जो जीन्स थी वो एक्टिव हो गई।
अब यहाँ पर ऊपर इस पैराग्राफ में जो एक्सप्लेनेशन देते हैं उसमें क्या कहते हैं कि जो डिलीटेड जीन्स है उसमें कुछ स्पेसिफिक जीन्स एक्सप्लेन किए। पहले प्रेडर-विली सिंड्रोम के बारे में बताते हैं कि प्रेडर-विली सिंड्रोम की सेट के बहुत सारे सेट ऑफ जीन्स जो डिलीट होते हैं उसमें एक जीन है जिसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनएज, SNORNAs। ये क्या करते हैं, ये कुछ प्रोडक्ट्स बना देते हैं थ्रू मैसेंजर आरएनए के थ्रू, और ये प्रोटीन्स प्रोडक्ट्स जाकर और और आरएनए की प्रोसेसिंग करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि और आरएनएस को मॉडिफाई करते हैं। सही है। अब इन्होंने फिर एंजलमैन पर आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर फिर क्या करते हैं कि ये जो SNORNA है, सही है, इसकी जो जीन्स है जो फादर से आते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि जो कॉपी इसकी मदर से आती है वो इम्प्रिंटेड होती है, साइलेंट होती है, और जो फादर से आती है वो एक्टिव होती है। और एक पार्ट कॉपी जो होते हैं एक्टिव कॉपी, वो रिक्वायर्ड होती है हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। तो क्या हो जाता है, जब दोनों कॉपीज मदर से आ जाते हैं नॉर्मली, तो उसमें कोई भी एक्टिव कॉपी नहीं होती, फादर वाली कॉपी नहीं होती और मदर वाली साइलेंट होती है। तो इसी वजह से हमें प्रेडर-विली सिंड्रोम होता है। दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि जब फादर से भी आ जाए मदर से भी आ जाए, फादर वाली एक्टिव होती है, मदर वाली इनएक्टिव होती है, लेकिन ऐसा हो जाए कि फादर के अंदर इम्प्रिंटिंग हो जाए और उसकी कॉपी भी साइलेंट हो जाए, तो तब भी हमारे जो चिल्ड्रन होंगे उनके साथ जो होते हैं एक्टिव कॉपी नहीं रहेगी, तो प्रेडर-विली सिंड्रोम इसे कहते हैं। सही है। अब अगर दोनों का भी मदर से आई, फिर इसको नाम दिया गया है कि यूनिपेरेंटल डिसोमी, यानी कि एक पेरेंट से दोनों का भी आ गई इस जीन की 15 नंबर क्रोमोसोम पर। अब यहाँ पर एंजलमैन के बारे में क्या कहते हैं, एंजलमैन सिंड्रोम के बारे में ये कहते हैं कि इसके लिए जो एक्टिव कॉपी आती है वो कहाँ से आती है, मदर से आती है। सही है। अब मदर से एक्टिव कॉपी जो आती है उस पर एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं UBE3A। ये जो जीन होता है ये एक एंजाइम इनकोड करता है जिसको हम कहते हैं यूबिक्विटिनिन लाइगेज। सही है। ये लाइगेज एंजाइम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ एक और प्रोटीन अटैच करते हैं, या प्रोटीन पर, जिसको हम यूबिक्विटिन कहते हैं, और ये एक्ट एज अ मार्कर है कि ये बताता है हमारे प्रोट्यूसोम एंजाइम की कि ये मिसफोल्डेड प्रोटीन है। फिर प्रोट्यूसोम एंजाइम्स आकर इनको क्या कर देते हैं, डिग्रेड करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब अगर ये म्यूटेटेड हो, ये नहीं बनेगा, ये डिग्रेड नहीं होंगे, ये हमारे डिफरेंट टिश्यूज में अकोमुलेट होंगे और वहाँ पर ये क्या करेंगे, एंजलमैन सिंड्रोम के डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर करेंगे। अब ये कहाँ पर अप हो सकते हैं, या वहाँ पर क्या हो, या यूनिपेरेंटल डाइसोमी हो, यानी कि दोनों की दोनों कॉपी जो होते हैं वो फादर से आ जाए, वो तो इम्प्रिंटेड होती है, साइलेंट होती है, या हमारे मदर में वो जेनेसिस के दौरान इम्प्रिंटिंग हो जाती है, या जो होता है हमारी मदर की जो ये जीन था उसमें प्री म्यूटेशंस हो गई, इसी वजह से होते हैं। सही है। फिर अब हम आ जाते हैं यहाँ पर जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की समरी पर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग होती है ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान या ओजेनेसिस के दौरान, और वो किस वजह से होती है, बाय एक्सेसिव मिथाइलेशन या हिस्टोन प्रोटीन्स मॉडिफिकेशन के थ्रू, और उसी वजह से हमारी जीन्स की लॉस हो जाती है। फिर आगे प्रेडर-विली सिंड्रोम के बारे में, आप प्रेडर-विली सिंड्रोम के बारे में ये कहते हैं कि जब डिलीशन हो जाती है 12 नंबर बैंड की लॉन्ग आर्म ऑफ द 15 क्रोमोसोम की, और वही 15 क्रोमोसोम जो हमें फादर से इनहेरिटेड करते हैं, तो फिर एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रेडर-विली सिंड्रोम बन जाएगी। और इस बंदे को मेंटल रिटार्डेशन होगा, इसका हाइट कम होगा, इसके मसल में टोन कम होगा, इसको ओबेसिटी होगी, और इसके अलावा हाइपोगोनेडिज्म होगा। एज अ रिजल्ट सेम वही बात है, लेकिन जब डिलीशन जो होता है ऐसे 15 क्रोमोसोम पर हो जाए जो मदर से डिराइव्ड हो, तब उस बंदे को एंजलमैन सिंड्रोम होगा। सही। इसमें भी मेंटल रिटार्डेशन है, लेकिन इसके साथ साथ एटिक्सिया, सीजर है और इनअप्रोप्रिएट लापर है। अब यहाँ पर थर्ड ईयर की कोर्स जेनेटिक्स में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पेडियाट्रिक डिजीज स्टार्ट हो जाती है। अल्लाह हाफिज़।